So today we are going to start wave optics. तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी कहानी सुनेंगे कि वेव ऑप्टिक्स की कहानी क्या थी। तो भाई हुआ क्या था, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था रे ऑप्टिक्स को डील किया था। तो जो रे ऑप्टिक्स को डील किया था, हमने बोला था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये इस बेसिस पे किया था कि हमने मान रखा था लाइट को पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट को अज्यूम किया जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल नेचर के बेस पर हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा था। तो सबसे पहले जो आया जिसने ये बोला, ठीक है, 1675, कौन उस टाइम कौन था जो आज तक है, जिसने कई सारी डायने हैं, एक न्यूटन ने 1,00,000 डायन जो छोड़ रखी है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है, तो कौन था? न्यूटन। 1675 में आया और आकर के क्या बोला कि जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड करप्शंस। और इस बेस पर उसने प्रपोज की अपनी करस्कुलर थ्योरी। जिसमें उसने क्या माना, करस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स such a tiny particles which can pass through even the solid transparent surface। तो बोला गया ना कि लाइट एक ग्लास तो सॉलिड है, फिर भी कैसे उससे लाइट पास हो रही है। तो उसने कहा कि वो इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसको आप देख तो नहीं सकते, वो उनके अंदर भी जो पोर्स रहे होंगे उसके बीच में जो भी गैप हो, उस गैप में से भी पास हो सकते हैं इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं, कौन? लाइट। और उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने क्या बोल दिया? करप्शंस। ठीक। सो ठीक वैसे जैसे गैसेस वगैरह एक्सचेंज हो जाती है लीक वगैरह के अंदर, है ना, स्टोमेटा फॉर्मेशन, ये वो, तो उसी तरह से उसने कहा कि यार ये इनसे पास हो सकता है उतने माइन्यूट पोर्स जो हमें नजर नहीं आ रहे, स्वेट जैसे बाहर निकलता है, घटता है। तो ठीक ऐसे लाइट के अंदर इतने स्पीड से वो पार्टिकल्स जाते हैं कि वो उसमें से पास हो जाते हैं। और न्यूटन तो भाई उस टाइम पे सबसे एकदम बड़ा वाला डॉन था, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, है ना, उस टाइम उस एरा का। तो इसने बोल दिया, मतलब पत्थर की लकीर हो गई, तो हो गई। और इस बेस पे फिर उसने समझा भी दिया, ऐसे ही थोड़ी उसका नाम था, डॉन ह्यूई नहीं था वो। रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया, ये लो साहब समझ लो, रिफ्लेक्शन समझा दिया उसने, कि ये दोनों चीजें उसने समझा डाली। अच्छा, फिर इसके बाद आया 1678 के अंदर एक साइंटिस्ट, जो डच साइंटिस्ट था, क्रिश्चियन हाइगन। उसने क्या बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की नहीं है, वेव नेचर की। तो इसने अपनी थ्योरी दी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। 2-3 साल बाद ही है ना, 3 साल बाद ही, 1675 और कितने 1678 के अंदर क्रिश्चियन हाइगन आ गया और उसने अपनी वेव थ्योरी दे डाली। और उसने कहा कि लाइट इज अ टाइप ऑफ wave, that is it travels or it propagates as a longitudinal wave, यानी कि इसका जो नेचर है वो वेव नेचर का है। अब भाई उस टाइम सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ करता है न्यूटन, और न्यूटन के खूब चेले चपाटे, और ये बेचारा 10 साइंटिस्ट, अपनी इसने थ्योरी दे दी। गूगल तो था नहीं, ज्यादा कम्युनिकेशन के तरीके थे नहीं, तो इसने दिया और इन्होंने हल्ले कर दिए। जब ऐसे कैसे मान लें हम कि लाइट वेव है, तुमने कह दिया हम मान लेंगे। अच्छा, तो बोल रहा है भाई कि लॉन्गिट्यूडिनल है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव 2 तरह की होती है,
एक ट्रांसफर वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ये उनको पहले से भी पता था कि तो, और ये भी पता थी कैरेक्टरिस्टिक्स की लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो उनको प्रोपेगेट होने के लिए तो किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। और तू कह रहा है कि भाई ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसका मतलब जैसे साउंड होती है, साउंड ट्रैवल करती है एयर के अंदर, तो उसको एयर की रिक्वायरमेंट है। बेलजार एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल है साउंड एयर के अंदर, तो अगर उसको वैक्यूम कर देता आवाज बंद हो जाती है। यानी कि वेव को ट्रैवल होने के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत है। और तुम कह रहे हो साहब कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो ये वेव अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मान भी ले तो ये तो सन से आ रही है, और सन से अर्थ तक आने में, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बीच में तो वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, मीडियम ही नहीं है। देयर इज नो मीडियम, हाउ द लाइट कैन ट्रैवल। अगर ट्रैवल कर ही नहीं सकती तो वहां पे मीडियम ही नहीं है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे हुई? तो कहने लगे बेकार है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे तो कुछ भी बोल देगा, मान तोड़ लेंगे हम। तो फिर इसने कहा कि बता लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या वो है। तो उसने कहा यार देखो, आज मेरे पास, मुझे नहीं पता कि लॉन्गिट्यूडिनल कैसे है, मैं लेकिन ये कंफर्म हूं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा मीडियम है जो हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें दिख नहीं रहा है, ओमनीफेरस, ऑल मतलब सब जगह पे सर्वव्यापी, ओमनीफेरस एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट है। कौन सा है वो मीडियम? लेट्स सपोज ईथर। तो उसने उसका नाम दे दिया कि ईथर मान लो कि एक ऐसा कोई मीडियम है जो हमें अभी पता नहीं है, बाद में हो सकता है इसकी डिस्कवरी हो जाए, वो सब जगह पे फैला हुआ है जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट हो रही है लॉन्गिट्यूडिनल। बेकार है, ऐसे कैसे मान ले? तो उसने कहा कि यार मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, देखो मैं भी तुम्हारी जैसे रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं, मैं भी तुम्हारी जैसे रिफ्रैक्शन समझा रहा हूं, और तो और मैं तुम्हारे अलावा, इसके अलावा इंटरफेरेंस समझा रहा हूं जो तुम नहीं समझा सकते। अब इनको दिक्कत होने लग गई थोड़ी थोड़ी, यार रिफ्लेक्शन भी इसने समझा दिया, रिफ्रैक्शन भी समझा दिया, लेकिन फिर वापस इस बात पे आ गए, नहीं लॉन्गिट्यूडिनल तो है ही नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल तो है ही नहीं। तो क्या वही कह रहा है, तो भैया तुम समझाओ, इंटरफेरेंस समझाओ, मैं तो मेरे इस कॉन्सेप्ट पे रिफ्लेक्शन समझा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन समझा रहा हूँ, इंटरफेरेंस समझा रहा हूँ। तो अब दोनों तरफ हल्ले मच गए। 2-4 साल का इंटर था, ज्यादा था नहीं। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि ग्रिमाल्डी करके भी साइंटिस्ट था जो पहले से ही एक अपनी थ्योरी प्रपोज कर चुका था, जिसके अंदर उसने बोला था कि जब लाइट किसी कॉर्नर से हिट होती है तो कॉर्नर से बैंड हो जाती है। तो बैंड नहीं होनी चाहिए, अगर कॉर्नर से टकराए तो भी वो सीधी सीधी अड़ती हुई सीधी निकलनी चाहिए, अड़ करके तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। मतलब अगर मान लो बैंड भी हो रही है तो बस इस डायरेक्शन में बैंड हो हर बार, लेकिन हो ऐसा रहा था कभी यहाँ पे टकरा करके यहाँ लाइट दिख रही थी, कभी यहाँ पे टकरा के लाइट यहाँ दिख रही थी, यानी कि बैंडिंग भी अलग अलग हो रही थी। तो अगर लाइट किसी कॉर्नर से टकरा रही है तो मान लीजिए टकराई तो ये हल्की सी ऐसे बैंड हो जाए, लेकिन स्क्रीन पर जो स्पॉट नजर आ रहे थे यहाँ पर, कभी स्पॉट व्हाइट स्पॉट यहाँ पे लाइट के, मतलब लाइट जहां जहां पे जाती थी वो इल्यूमिनेट हो जाता था। वो डार्क रूम में अंदर अगर एक ब्लैक स्क्रीन रख दे और यहाँ से लाइट का कोई सोर्स रख दे, टॉर्च मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो टकरा करके या तो सीधा चला जाना चाहिए, और अगर बैंड हो भी गया तो एक जगह पे लाइट दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अल्टरनेटिव, कभी यहाँ दिख रहा है, कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब लाइट कभी वेव की टर्म्स में आई, तो ये वेव आई तो ये यहाँ पे देखी, इसका ये वाला हिस्सा टकराया, मान लीजिए अब ये ऐसा ना टकरा करके ये इस तरह से टकराया, ये वाला टकराया, तो ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट बना दिया तो यहाँ दिख रही, तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है, ये हिस्सा ऐसे टकराएगा तो ये यहाँ दिखेगा, ऊपर नीचे सब जगह पे नजर आ रहे थे। तो ग्रिमाल्डी उस टाइम पर उसने अपनी एक थ्योरी, अपना रिसर्च पेपर वर्क किया था, जैसे पीएचडी होती है उसके अंदर करते हैं, तो उसने अपनी थ्योरी दी थी कि लाइट जब किसी कॉर्नर से टकराती है तो वो बैंड हो जाती है, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब कोई वेव ऐसा करे। इसका मतलब लाइट का नेचर वेव था, लेकिन उस टाइम तक गूगल बाबा और मोबाइल कम्युनिकेशन इतना था नहीं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सके। उसके हटाया कि नहीं भाई साहब, न्यूटन पहले से बता चुका है यहाँ पर, सही सेम टाइम की बात थी कि न्यूटन ने बता दिया ये तो लाइट तो पार्टिकल नहीं चाहिए, तुम्हारा तो जो तुम प्रपोज कर रहे हो बकवास से कूड़े में फेंक दिए उसके पेपर सारे। फिर इधर हाइगन्स आ गया, उसको पता नहीं था कि ग्रिमाल्डी ने ऐसा कुछ काम कर दिया, वरना वो बोलता कि देखो ऐसा भी तो हो रहा है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी कि वेव थ्योरी के बेस पर एक और कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था, वो था रिफ्रैक्शन।
और फिर से ये जो न्यूटन की जो थ्योरी है वो इनको नहीं समझा पा रही थी। ठीक है साहब, अब हुआ क्या, बस पंगा पड़ रहा था। अब सारी ये चीज आ रही थी, अब न्यूटन के चेले चपाटी थोड़े से टेंशन में भी आ रहे थे कि यार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन अब ये तो बढ़ते हुए जा रहे हैं, इंटरफेरेंस समझा रहे हैं, हम तो समझा ही नहीं पा रहे, क्या करें भाई साहब। तो लेकिन फिर वो आकर के इस पे, नहीं तुम्हारा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तुम्हारी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लो अब तो कुछ नहीं। तो फिर आया कौन, दो बंदे, यंग्स एंड फ्रेजनेल। उन्होंने क्या कहा, अब यार नाम तो हर कोई कमाना चाहता है, देखो न्यूटन के ग्रुप में जाएंगे तो न्यूटन से बड़ा तो नाम होगा नहीं, तो न्यूटन के अपोजिट ग्रुप में जाएंगे भैया, पक्ष में अगर नरेंद्र मोदी बैठा है और उसके सामने तुम कहो कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, तो उस पार्टी में तो तुम पीएम बनने से रहे जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, जब तक न्यूटन था तब तक तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब होगा क्या, उन्होंने कहा यार पहले इसको ही देख लेते हैं ना, हाइगन ने इतना बोला और इतनी तो टेंशन दे ही दी है न्यूटन वालों को कि साले सख्ते में आ रखे हैं। उन्होंने स्टडी करी कि दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है इसके स्टेटमेंट पे लॉन्गिट्यूड में। उन्होंने स्टडी करी और उनको रिजल्ट मिल गए अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, और मैक्सवेल ने फिर उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट किया उस बेस पर प्रूव हो गया। यंग्स और फ्रेजनेल ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसको यंग्स का फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, जिसके बेस पर ही इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया गया था और ये बताया था कि हाँ भाई वेव होती है। इसने यही थ्योरी को लेकर के कि वेव थ्योरी मानते हुए इसने अपनी स्टडी करी, इंटरफेरेंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और इसने एक मॉडिफिकेशन दे दिया इसके अंदर। और वो मॉडिफिकेशन क्या था, जिससे न्यूटन के चेले चपाटे के उड़ गए कुत्ते। क्या कि लाइट इज हैविंग ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर यानी कि ये जो है लाइट, बार बार तुम लोग कह रहे हो सालों उसको कि लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, तो उसको तो मीडियम चाहिए, लो उसने कह दिया कि ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर को तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो सभी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो लाइट भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये लो हमने एसी को बेस मानते हुए इंटरफेरेंस समझा दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हाइगन जो कुछ बोल रहा है वो 100% ट्रू है, वो तो बाय डिफॉल्ट उसके मुंह से निकल गया लॉन्गिट्यूडनल। तो अब यहाँ पे आ गया ट्रांसवर्स वेव। अब बोलो अब क्या करें, अब इनके लग गई बात भाई अब क्या करें, ये तो रिफ्लेक्शन भी समझा गए, रिफ्रैक्शन भी समझा गए, इंटरफेरेंस भी समझा गए, और फिर बाद में आ गया मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल भी आ गया साहब। और मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया क्या, अपने एक्सपेरिमेंट से, मैक्सवेल की जो फेमस इक्वेशंस है, मैथमेटिकल प्रूफ है ना, एक्सपेरिमेंट एंड मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकली प्रूव्स कि लाइट इज एन electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. It means it is having the oscillation. Yeah, light is having the oscillations of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other. ऐसी कोई सी भी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और वेव उनकी रिजल्टेंट, यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर यानी वाई डायरेक्शन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें और जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लें, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपेगेट होगी। तो ये कुछ इस तरह के हों, इस तरह के हों, तो वेव का प्रोपेगेशन ये इस तरह का कुछ होगा एक्स डायरेक्शन के अलावा। तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली प्रूफ दे दिया, तो भैया ये तो जिंदाबाद हो गए। और इनकी ये खुशी लगभग 100-200 साल तक चली अच्छी खासी, कहते हैं ले हम फेमस हो गए। सही बात है, नाम इसी वजह से यंग्स और फ्रेजनेल का हुआ भी, और मैक्सवेल ने अपना भी काम किया तो मैक्सवेल को भी इसलिए याद रखा जाता है। लेकिन अब न्यूटन तो न्यूटन था, उसकी किस्मत फिर चेत गई। क्यों चेत गई? क्योंकि न्यूटन ने डायने तो छोड़ ही रखी है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, 10⁵ डायन्स। कितनी डायने घूमती रहती है भाई हमेशा, डायने कभी मरती नहीं, मरी भी कोई तो डायन बोलते हैं। तो 1 लाख डायन है 1 न्यूटन।
भैया फिर 200 साल बाद आया एक और खतरनाक आदमी 1905 के अंदर, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने आकर के बोला नहीं, उसने भी ऑब्जर्व किया प्लांक्स का हाइपोथेसिस। प्लांक ने क्या बोला, ऐसे ही बैठे बैठे मजे ले रहा था कि यार जो ये लाइट है ना, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हैविंग द स्मॉल स्मॉल पैकेट्स और बंडल। लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है और इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन बोल देते हैं। इट इज हैविंग द पार्टिकल नेचर। ऐसी कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा ऐसे मेरा मन कर रहा है तो आइंस्टीन ने उठाया उसको और उठा करके अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किया जाता है किसी मेटालिक सरफेस से। यानी कि कभी अगर किसी मेटालिक सरफेस पे लाइट हिट की जाए तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं सरफेस से, तो इनका एमिशन किया जाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है कि जब लाइट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से हिट हो रही हो, और हिट और कोलिजन होना इसी चीज को शो करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। और क्रॉम्पटन इफेक्ट जो कोलिजन्स पे ही बेस्ड है। इन दो थ्योरी ने फिर से 200 साल बाद, है ना, 1675 से 1900, ऑलमोस्ट 200 साल। अंग्रेजों ने राज किया 100 साल, इनकी थ्योरी ने राज किया 200 साल। लेकिन फिर से न्यूटन का टाइम आया और यहां से फिर आइंस्टीन ने कहा कि साहब लाइट तो पार्टिकल नेचर की है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये लोग नहीं समझा पाए। इन्होंने रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया, एक्स्ट्रा जो ये नहीं समझा पा रही थी, इंटरफेरेंस नहीं समझा पा रही थी, डिफ्रैक्शन, इन्होंने सक्सेसफुली समझा दिया। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन आया उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया जो कि पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था, और इसको वेव नेचर पे समझा नहीं पा रहे थे। अब लड़ाई होगी वापस से, न्यूटन के खेमे वाले खुश, ले बेटा अब समझाओ तुम तो बड़े कह रहे थे ये समझाएंगे वो समझाएंगे, अब समझाओ इसको। तो वो कह रहे थे कि ठीक है हम नहीं समझा पा रहे, तो क्या है, तुम इंटरफेरेंस समझाओ, डिफ्रैक्शन समझाओ, कि नहीं तुम तो उसको समझाओ। तो दोनों तरफ क्या लड़ाइयां हो गई कि भाई हम तो नहीं मान रहे। बीच में आया एक डी ब्रोगली बोलता है साहब क्या भाई क्यों थक रहे हो, जहां मन कर रहा है वहां इसको पार्टिकल मान लो, जहां मन कर रहा है इसको वेव मान लो। डी ब्रोगली बीच में आके अपना नाम ले गया, डी ब्रोगलीज, है ना। डी ब्रोगली stated light has the dual nature. Whenever you require, you can assume it as particle. Whenever you require, assume it as wave. It means the whole universe is made up of from two things only. Either they are in the state of wave or as they are in the state of particle. या तो solid है या energy. तो energy has two types only. Either they has mass or they has particle nature. Mass मतलब particle, or they have pure energy, that means wave. E is equals to h nu is equals to mc square. डी ब्रोगली फेमस, कुछ किया नहीं, बस इन दोनों का फायदा उठाया और नाम ले गया। सो तब से अभी तक यही वाकई में ये फैक्ट भी चल रहा है कि इन द होल यूनिवर्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ईदर पार्टिकल नेचर and wave nature, both are having only the pure form of energy. एनर्जी के प्योर फॉर्म वेव बोल सकते हैं, और वही एनर्जी जब सॉलिडिफाई हो जाती है तो पार्टिकल बन जाती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द वेव ऑप्टिक्स प्रपोज। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स फिल्ड थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स फिल्ड थ्योरी, इंटरफेरेंस जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फेमस बोर्ड में हमेशा आता है, और डिफ्रैक्शन बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्डिनेट्स। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके अलावा एक दो चीजें और थी जो अभी हटा दी गई है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो भी इधर ही आ जाता है। तो पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर इफेक्ट जो आपने पढ़ा वो साउंड था ग्रेड 11 के अंदर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, और एंड डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर
किस तरह से सोर्स और ऑब्जर्वर के लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो क्या वहां पे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, इस बेसिस पर हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए, और रिजॉल्विंग पावर करके एक टॉपिक होता था वो अभी हटा दिया गया है कंप्लीटली। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी नॉलेज लेंगे वेव फ्रंट्स की, व्हाट आर वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स होते क्या हैं। जैसे पानी के अंदर पत्थर डाल देते हैं तो जो रिपल्स बनती है, जो फ्रंट्स बन रहे किसी भी शेप के, तो उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर वेव फ्रंट्स, कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या टाइप्स हो सकता है, क्या शेप हो सकता है। और हाइगन ने अपनी जो थ्योरी दी उनके क्या कुछ सर्टेन रूल्स है, तो हाइगन्स थ्योरी जो थी उसकी थ्योरी को हम देखेंगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को उसके बेस पर प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्शन होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो एक इसको, ये दोनों लॉज यहाँ पे भी प्रूव होने चाहिए वेव थ्योरी में, तो प्रूव करेंगे। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट whenever bending of light from its actual path whenever it passes from one medium to another, वो का वही रूल हम यहाँ रिफ्रैक्शन के अंदर प्रूव करेंगे कि वाकई में ऐसा होता है। फिर इंटरफेरेंस, कि कुछ जगह पर लाइट की अच्छी विजिबिलिटी मिलती है और कहीं पे बिल्कुल लाइट नहीं दिखती, तो उस बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ा जाएगा। और उनके बीच की जो विड्थ होती है वो कैसे मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, वो हम करेंगे। और फिर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के अंदर फिर से बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स, और उसके थ्रू हम समझेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, किस तरीके से कहां पर मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी होगी, कहां पे मिनिमम लाइट की इंटेंसिटी होगी, और वहां पर भी फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। और दोनों में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, उसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा वो हम देखेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, सो दिस वुड बी द योर चैप्टर। ठीक है, सो इट वाज द कहानी स्टोरी ऑफ वेव ऑप्टिक्स, न्यूटन वर्सेस हाइगन्स।